हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं को आज के इस तेज तरार डिजिटल युग में कैसे जिंदा रखा जा सकता है। देव कथा यूट्यूब चैनल असल में इसका एक बेहद दिलचस्प उदाहरण है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी चैनल की केस स्टडी के जरिए समझेंगे कि कैसे सदियों पुरानी कहानियों को नई तकनीक और डिजिटल फॉर्मेट्स के साथ दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी रणनीति को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले देव कथा के मिशन पर नजर डालेंगे, फिर उनकी महाभारत महाकाव्य सीरीज को समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट्स के जरिए पेश की जाने वाली छोटी छोटी कथाओं का विश्लेषण करेंगे और अंत में देखेंगे कि त्योहारों और कम्युनिटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं देव कथा के मिशन और उनकी डिजिटल पहचान की। 55,800 सब्सक्राइबर्स। अब ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ 45 वीडियो के दम पर बनी है। ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि भले ही कंटेंट कम हो, लेकिन आज के डिजिटल स्पेस में भी हमारी प्राचीन कथाओं को सुनने वाला एक बहुत ही समर्पित दर्शक वर्ग मौजूद है। और यही देव कथा का सबसे बड़ा विजन भी है। देवी देवताओं, महाभारत, रामायण और तमाम पौराणिक कथाओं का एक डिजिटल आर्काइव तैयार करना। सच कहा जाए तो ये पारंपरिक भारतीय कहानियों को सहेजने और उन्हें आज की नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बेहद स्मार्ट और आधुनिक तरीका बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं उनके दूसरे और सबसे अहम पिलर की तरफ, जो है महाभारत महाकाव्य की लंबी सीरीज। देखिए, महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य को समेटना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए गजब के कमिटमेंट की जरूरत होती है। 2 साल पहले पांडु के शाप वाले एपिसोड से सफर की शुरुआत हुई थी। फिर गुरु द्रोण के प्रतिशोध से होते हुए सिर्फ 2 हफ्ते पहले पब्लिश हुए पांडवों के वनवास तक ये कहानी पहुंची है। ये एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से कहानी कहने की एक बहुत ही शानदार रणनीति है। यहाँ व्यूअरशिप के इन आंकड़ों पर जरा गौर करने वाली बात है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड छिपा है। जो पुराने फाउंडेशनल एपिसोड्स हैं, उन्होंने समय के साथ 30,000 तक व्यूज बटोर लिए हैं, जबकि हाल ही में अपलोड किए गए एपिसोड्स अभी भी अपनी जगह बना रहे हैं। इसे डिजिटल की भाषा में लॉन्ग टेल कंटेंट कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी पुरानी और सदाबहार कहानियां लगातार नए दर्शकों को अपनी तरफ खींचती रहती हैं। तीसरे हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे छोटे यानी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जरिए आधुनिक दर्शकों का ध्यान खींचा जाता है। लंबे वीडियोस अपनी जगह हैं, लेकिन आज की तेज तर्रार दुनिया के हिसाब से कहानियों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए होलिका दहन की पूरी कहानी को 3 अलग अलग शॉर्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, या फिर भीष्म पितामह के जन्म की कहानी को पार्ट्स में पेश किया गया। टुकड़ों में बटी ये कहानी दर्शकों के मन में एक तरह का सस्पेंस पैदा करती है, जिससे वे अगला पार्ट देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे इन आंकड़ों से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। होलिका दहन शॉर्ट सीरीज के व्यूज एक गजब का पैटर्न दिखाते हैं। पार्ट 1 को आते ही 7.6 हजार व्यूज मिल गए। पार्ट 2 में ये नंबर थोड़ा सा नीचे गिरा, लेकिन पार्ट 3 में व्यूअरशिप ने फिर से जबरदस्त छलांग लगाई और 7,000 तक पहुंच गई। मतलब साफ है, दर्शक कहानी का क्लाइमैक्स जानने के लिए वापस जरूर लौटते हैं। और अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी पॉइंट पर, जो है त्योहारों और कम्युनिटी एंगेजमेंट का स्मार्ट इस्तेमाल। कंटेंट को एक साथ क्रॉस प्रमोट करने की स्ट्रैटेजी यहां बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एक तरफ हाल ही के होलिका दहन शॉर्ट्स हैं, जो तुरंत हजारों व्यूज बटोर रहे हैं, और ठीक उसी समय एक 4 साल पुरानी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए एक पुराने लंबे वीडियो को फिर से पुश किया जा रहा है। सोचिए, एक ही त्योहार की थीम को नए शॉर्ट्स और पुराने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दोनों से कितनी खूबी के साथ जिंदा रखा गया है। कम्युनिटी पोस्ट की हिस्ट्री देखने पर हर साल आने वाले त्योहारों का एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। लगातार 3 सालों तक सिर्फ जन्माष्टमी का प्रमोशन करना इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। सही त्योहार के समय पुरानी वीडियो पर वापस ट्रैफिक लाना और जय श्री राम या स्वतंत्रता दिवस जैसे पोस्ट डालना, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि दर्शकों के साथ एक गहरा सांस्कृतिक और इमोशनल कनेक्शन बनाए रखने की एक बहुत ही अहम कड़ी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये जो नए नए एल्गोरिथम हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी प्राचीन कथाओं और किंवदंतियों के स्वरूप को कैसे बदलेंगे। हमारी सबसे पुरानी कहानियों का भविष्य अब पूरी तरह से इस नई टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।